गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट समझा दिया। अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। तो रेगुलेटिंग एक्ट के में अनेक प्रावधान किए गए थे। इस एक्ट के द्वारा एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया था। अभी तक बंगाल, मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। बंगाल का गवर्नर बम्बई तथा मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद, जिसे क्या बोला जाता था, काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल को सैनिक तथा असैनिक शासन का स्वामी बनाया गया। इसे युद्ध एवं संधि करने के अधिकार दे दिए गए। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर संचालक मंडल का नियंत्रण रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक्ट के अनुसार कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऊंचा वेतन दिया जाने लगा और उनके द्वारा भेंट आदि लेने तथा व्यक्तिगत व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। आगे देखिए एक्ट में कमियां। तो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों में यह प्रथम हस्तक्षेप था। इसके द्वारा कंपनी की कार्य प्रणाली में सुधार की संभावना थी, परंतु जल्दी ही इसके कई दोष सामने आने लगे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में सदैव झगड़े होते रहे। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। गवर्नर जनरल की स्वतंत्रता बाधित हो गई। सर्वोच्च न्यायालय तो स्थापित कर दिया गया, मगर उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं किया गया। प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट थे। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए थे। इसके बाद क्या आता है, देखिए विलियम पिट का इंडिया एक्ट। जो ये कब पारित किया गया? 1784 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने, कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने एवं भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र व कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सन 1784 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित कराया। ये क्या था? भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली आदि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने सन 1784 ईस्वी में एक कानून पारित कराया, जिसको पिट इंडिया एक्ट कहा जाता था। पिट इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं थी? तो देखिए इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। इसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था तथा उनकी कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखना था। भारत के शासन, सेना तथा लगान संबंधी मामलों पर इस 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कायम किया गया। बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने नहीं किया। सन 1784 ईस्वी के एक्ट से गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया। वह सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायपालिका के माध्यम से शासन चलाता था। सिविल सर्विस का गठन, फिर इसके बाद क्या हुआ? सिविल सर्विस का गठन हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात सन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उसका शासनकाल कंपनी के सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। उसने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुधार किए। उसके प्रयासों के परिणामस्वरूप न्याय, पुलिस और प्रशासन, कर तथा व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा कंपनी के कर्मचारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन से भारतीयों का विधिवत दूर रखने की नीति अपनाई थी। ब्रिटेन के युवा सिविल सर्विस की ओर ब्रिटेन के युवा जो थे वो सिविल सर्विस की ओर अधिक आकर्षित थे। सिविल सर्विस सदस्यों की नियुक्ति सन 1833 ईस्वी तक निदेशकों द्वारा की जाती थी। उसके बाद
प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। कंपनी पर शासन करने का दायित्व बढ़ता जा रहा था। साथ ही उनकी भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति से परिचित होना भी जरूरी हो गया था। अतः कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1801 में की गई थी। इसके माध्यम से सिविल सर्विस के सदस्य को प्रशिक्षण दिया जाता था। कुछ समय बाद प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई। अब देखिए इसके न्याय एवं कानून व्यवस्था। तो किसी भी देश के शासन संचालन के नियम कानूनों का होना आवश्यक होता है, जिनका अनुपालन सरकार एवं जनता के द्वारा किया जाना जरूरी होता है। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है, कानून एवं न्याय का होना बहुत ही जरूरी होता है। ब्रिटिश शासनकाल में सरकार द्वारा न्यायालयों की स्थापना की गई। न्यायालयों द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। प्रारंभ में अंग्रेज ने भारत में प्रचलित कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की और विवाह, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों पर आधारित पुरातन कानूनों को यथावत चलने दिया। किंतु अंग्रेज और भारतीयों में विवाद होने पर उसका निराकरण अंग्रेजी कानून से होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में जितने सुधार किए उन्हें एकत्र कर सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया गया। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। सन 1793 ईस्वी में बनाए गए बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत न्यायालयों में भारतीयों के निजी एवं मालिकाना अधिकारों के लिए फैसले होने लगे थे। इस एक्ट में हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों को शामिल किया गया था। इसे भारत में लिखित कानून का चलन आरंभ हुआ। ब्रिटिश भारत के अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार कानून बनाए गए थे। आगे देखिए, कंपनी के शासन पर नियंत्रण। समय समय पर नवीन कानून बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विधि का शासन प्रारंभ किया गया। विधि के शासन का अर्थ था कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, परंतु अंग्रेज और भारतीयों पर एक जैसे कानून लागू नहीं होते थे। भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। सन 1784 ईस्वी में बने पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर द्वैत शासन स्थापित किया। इसमें शासकीय कार्यों को कंपनी तथा ब्रिटिश सम्राट चलाता था। सन 1793 ईस्वी में कंपनी के व्यापार करने का विशेष अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। सन 1813 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता था। अंग्रेजी सरकार भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए कंपनी का शासन पर से नियंत्रण को कम करना जरूरी था। इसलिए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया था। शासन संचालन की इस नवीन व्यवस्था में भारतीयों को कम स्थान प्राप्त हुए। ऊंचे एवं महत्व वाले पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ हमारे ख़त्म होता है क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था जो उसने बनाई थी। अब ये हमारा सेकंड वीडियो था। अब हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ। जब तक आप यहाँ तक इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।